जरा सोचिए, कोई किले में बंद है, तारीख है 13 अप्रैल 1944। ये 9वीं जेल यात्रा है और 20 महीने तो पहले ही गुजर चुके हैं। ऐसी हालत में कोई क्या सोचेगा? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विरासत के बारे में सोचना शुरू किया और यहीं से शुरुआत हुई भारत की खोज की प्रस्तावना की। ये है अहमदनगर का किला। सोचकर देखिए, इन दीवारों के पीछे ना जाने कितना इतिहास, कितनी ही कहानियां दफन होंगी। नेहरू के लिए ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये वो जगह थी जहां एकांत में वो अपने अतीत से जुड़ सकते थे। हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। नेहरू खुद लिखते हैं, ये मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। सोचिए, 9वीं बार। एक ही जिंदगी में बार बार अपनी आज़ादी को खोना कितना मुश्किल रहा होगा। जेल में वक्त कैसे गुजरता होगा। हर महीने जब नया चांद उगता तो वो उन्हें याद दिलाता था कि कैद का एक और महीना बीत गया है। वो चांद ही था जो उनका अकेला स्थायी साथी बन गया था, एक शांत उम्मीद की तरह जो ये कहता हो कि देखो, ये अंधेरा हमेशा नहीं रहने वाला। तो अपनी कोठरी की 4 दीवारी से बाहर आकर नेहरू ने सबसे पहले जमीन से एक रिश्ता बनाया। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने ही पैरों के नीचे दबे हुए इतिहास की परतें खोलनी शुरू की। उन्होंने फावड़ा उठाया और बागवानी शुरू कर दी। अब तपती धूप में उस पथरीले मलबे से भरी जमीन को खोदना ये सिर्फ वक्त गुजारने का कोई तरीका नहीं था। शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में इतिहास की जमीन खोद रहे थे। और जानते हैं क्या हुआ? उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। जमीन खोदते खोदते उन्हें सचमुच इतिहास के टुकड़े मिलने लगे। पुरानी दीवारों के हिस्से, कुछ गुंबदों के ऊपरी सिरे और न जाने कितनी ही पुरानी इमारतों के अवशेष। अतीत कहीं दूर नहीं, बल्कि ठीक उनके पैरों के नीचे ही दबा हुआ था। वैसे इस किले का अपना भी एक बहुत गौरवशाली इतिहास है, जो जुड़ा है चांद बीबी जैसी एक साहसी महिला से। कमाल की बात है कि उन्होंने अकबर की विशाल सेना से इस किले की रक्षा की, लेकिन दुख की बात ये रही कि आखिर में उन्हें अपनों के ही धोखे का शिकार होना पड़ा। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। नेहरू का सफर अब शारीरिक मेहनत से हटकर एक बौद्धिक यात्रा की तरफ मुड़ जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। हुआ ये कि उनकी ये खुदाई ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। जो अधिकारी थे, उन्होंने आगे खुदाई करने पर रोक लगा दी। तो अतीत को खोजने का एक रास्ता जब बंद हुआ, तो नेहरू को एक नया रास्ता अपनाना ही पड़ा। तो अब नेहरू के सामने 2 रास्ते थे। एक था कुदाल का, जो उन्हें जमीन की सीमाओं में बांधता, और दूसरा था कलम का, जो उन्हें कल्पना की असीम उड़ान दे सकता था। और उन्होंने कलम को चुना। पर सवाल ये उठता है कि उन्होंने अतीत के बारे में ही क्यों लिखना चुना? वजह साफ थी। वो कहते हैं कि वर्तमान से उनका कोई नाता नहीं रह गया था और भविष्य के बारे में कुछ भी कहना नामुमकिन था। ऐसे में उनके पास सिर्फ एक ही चीज बची थी, और वो था अतीत। अब नेहरू एक बहुत गहरे सवाल से जूझते हैं कि भारत की ये जो विरासत है, ये एक बोझ है या फिर एक अनमोल तोहफा। आइए इस कश्मकश को थोड़ा समझते हैं। नेहरू को ये महसूस हुआ कि भारत और चीन जैसी जो पुरानी सभ्यताएं हैं, उन पर अपने अतीत का एक बहुत बड़ा दबाव होता है। उनके ही शब्दों में कहें तो, दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। और ये दबाव कभी-कभी दमघोंटू भी हो सकता है। और यही दबाव उन्हें एक सीधे, बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आता है। आखिर मेरी विरासत क्या है? ये सवाल सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि शायद पूरे देश का सवाल था। और फिर इसी से जुड़ा एक और सवाल मन में उठता है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? ये सवाल हमें दिखाते हैं कि वो कितनी बड़ी और उलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनकी विरासत थी क्या? वो थी सिंधु घाटी की इस मोहर जैसी अनगिनत चीजें, हजारों सालों से चली आ रही इंसानियत की एक देन। यही वो गहरी और जटिल विरासत थी जिसके बारे में वो सोच रहे थे। पर उनके लिए ये विरासत सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, ये एक साझा विरासत थी। इसमें पूरी इंसानियत की जीत का जश्न था, तो हार का दर्द भी था। इसमें इंसानों के हैरान कर देने वाले साहसिक काम थे, मतलब वो सब कुछ जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। तो इन सभी सवालों और विचारों के मंथन के बाद नेहरू आखिरकार एक फैसले पर पहुंचते हैं, और यहीं से एक महान खोज की शुरुआत होती है। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। सच तो ये है कि इस विषय की विशालता और इसकी जटिलता उन्हें डरा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो इस बड़े महासागर की बस ऊपरी सतह को ही छू पाएंगे। जरा इस तस्वीर को देखिए।
एक तरफ जेल की कोठरी में बंद एक कैदी और दूसरी तरफ उसकी हजारों साल पुरानी विरासत। एक लिखने वाले और उसके विषय के बीच का यही रिश्ता इस महान खोज की नींव बना। सारे डर और सारी मुश्किलों के बावजूद उनका फैसला बिल्कुल साफ था। एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली निर्णय, मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। और बस यहीं से भारत की खोज का जन्म हुआ। नेहरू ने तो अपनी विरासत को समझने के लिए एक पूरी किताब लिख दी, पर उनका यह सफ़र हम सबके लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। आखिर किसी की विरासत उसे किस हद तक परिभाषित करती है?